हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भोजन के घटक। भोजन तो आप सभी जानते ही होंगे, सुबह दोपहर शाम जो हम खाना खाते हैं उसे ही भोजन कहते हैं। लेकिन ये भोजन के घटक क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो ऐसा क्या होता है खाने में जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। हम किसी काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि अब हमें एनर्जेटिक लग रहा है, अब हम इस काम को कर सकते हैं। तो भोजन में उपस्थित वे तत्व जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसी काम को करने के लिए रेडी करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, भोजन के घटक। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी 28 राज्यों का जो भोजन है, जो भोजन के प्रकार है, जो व्यंजन बनते हैं, वो सभी एक जैसे नहीं हैं। सभी राज्यों में आपको अलग अलग प्रकार का भोजन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हमें राजमा, चावल, दूध, दही, घी, लस्सी ये सब देखने को मिलता है। उसी क्रम में यदि राजस्थान में देखें तो दाल बाटी चूरमा, गुजरात में खाकरा, फाफड़ा, ढोकला, और यदि अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दक्षिण में एकदम लाइट वेट फूड मतलब डोसा, इडली, सांभर, मेंदू वड़ा ये सब देखने को मिलता है। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आया ना इसे देखकर। तो ये जो सभी व्यंजन हैं, ये जो सभी खाने हैं, खाने के जो प्रकार हैं, सभी राज्यों में जो अलग अलग बन रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है ये सभी एक ही प्रकार की चीज़ों से बनते होंगे? क्या सभी चीज़ें, जो सभी व्यंजन हम बना रहे हैं, क्या सभी एक ही चीज़ों से बन रहे हैं, एक ही कच्ची सामग्री से मिलकर बन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कच्ची सामग्री का मतलब क्या होता है, फूड को रेडी करने के लिए जिन जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं हम कच्ची सामग्री। जैसे अगर हम सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाने के लिए हमें हरी कच्ची सब्जी की ज़रूरत होती है, उसे हम पकाते हैं। अगर हम रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने के लिए पहले हमें गेहूं की ज़रूरत होगी, गेहूं से हम आटा बनाएंगे और आटे से फिर रोटी बनाएंगे। तो इसी प्रकार जो ये कच्ची सामग्री है, ये हर व्यंजन को बनाने के लिए अलग अलग यूज़ होती है। अब जो ये कच्ची सामग्री होती है, ये हमें या तो पादपों से मिलती है, मतलब या तो पौधों से मिलती है, या फिर जंतुओं से मिलती है। अब ये जो कच्ची सामग्री होती है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन कच्ची सामग्रियों में कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन घटकों को ही हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। और ये जो पोषक तत्व हैं, यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब भोजन में उपस्थित जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। भोजन में उपस्थित मुख्य पोषक तत्व जिनके नाम इस प्रकार हैं, क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा भी हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रुक्षांश तथा जल। अब आप सोचेंगे कि हमारे भोजन में जल कैसे उपस्थित होता है, या फिर ये रुक्षांश क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या सभी खाद्य पदार्थ में, जैसे अगर हम रोटी खा रहे हैं तो क्या रोटी में सारे के सारे पोषक तत्व उपस्थित होंगे? क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज ये सभी रोटी में उपस्थित होंगे? इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इनमें कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं? इस बात का निर्धारण हम कुछ साधारण सी विधियों का प्रयोग करके कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। इन परीक्षणों को करते समय इन्हें या तो आप अपने स्कूल में करें टीचर के साथ, या फिर अपने घर में कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ करें। अकेले इन्हें ना करें, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये थोड़ी आपकी हेल्थ के लिए, मतलब आपके लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती है। तो इन चीज़ों का प्रयोग आप किसी बड़े की सहायता से ही करें, और इन चीज़ों को टेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। आइए देखते हैं कि इनका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। किसी भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। इनमें भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं मंड और शर्करा।
होते हैं मंड और शर्करा। तो किसी भोज्य पदार्थ में यदि मंड उपस्थित है या शर्करा उपस्थित है, शर्करा के भी कई प्रकार होते हैं, अगर हमारे भोजन में मंड उपस्थित है तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। आइए इसे हम एक परीक्षण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए हम एक आलू लेते हैं। देखिए ये एक क्लासरूम में बताया गया है कि एक टीचर है, उसने क्या किया, आलू लिया और आलू में क्या किया, आयोडीन की कुछ बूंदें डाली, जिससे आलू का रंग कैसा हो गया, नीला, जो इस बात की पुष्टि करता है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट या मंड उपस्थित है, इसीलिए इसका रंग नीला हुआ। किसी भी भोज्य पदार्थ में हम इस टेस्ट को कर सकते हैं कि हम उस भोज्य पदार्थ को लें, उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें और अगर उसका रंग नीला होता है तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इसी प्रकार हम प्रोटीन का परीक्षण भी करेंगे। प्रोटीन टेस्ट के लिए हम ऐसी चीज़ें लेंगे जिसमें कि प्रोटीन उपस्थित होता है, जैसे कि मछली या फिर अंडे, चीज़, ये सब चीज़ों में क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा, ये लिखा हो कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे और इसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, किसी भी एक चीज़ में कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इनकी। अगर इसका रंग नीला या बैंगनी हो जाता है, अगर इसका रंग बैंगनी हो जाता है तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि इस भोज्य पदार्थ में या जिस भी भोज्य पदार्थ में आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें प्रोटीन उपस्थित है। वसा के लिए जो हम परीक्षण करते हैं वो एकदम साधारण सा परीक्षण है। जिस भी भोज्य पदार्थ में आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें वसा उपस्थित है या नहीं, उसको हम क्या करेंगे, कागज में रैप कर देंगे, मतलब कागज में उसे लपेट देंगे। और यदि तेल के धब्बे उस कागज में आ जाते हैं तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि उस भोज्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। जैसे अगर हम एक मिठाई के पीस को किसी कागज में लपेट देते हैं तो वो कुछ थोड़ा गीला सा दिखने लग जाता है, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ घी या तेल जैसा पदार्थ जम गया है, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें वसा उपस्थित है। और यदि कागज पर तेल का धब्बा नहीं आता है तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। आई होप आपको ये तीनों परीक्षण समझ में आए हों। अब आपको क्या लगता है कि क्या एक पदार्थ में, एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं? जैसे अगर हमने आलू में चेक किया, मछली के टुकड़े में चेक किया, तो क्या इसमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अभी तक हमने क्या किया, क्या क्या पढ़ा हमने? तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि भोजन के घटक क्या होते हैं। भोजन के घटक वे होते हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व वे होते हैं जो कच्ची सामग्रियों में उपस्थित होते हैं, जिनका प्रयोग हम व्यंजनों को बनाने के लिए करते हैं। और किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है, इसकी जांच हमने अभी तक की है। अब देखिए, तीनों पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसका परीक्षण हमने किया। ऐसा नहीं है कि हमारे भोज्य पदार्थ में सिर्फ ये तीन ही पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इसके अलावा भी हमारे भोजन में विटामिन, खनिज, लवण, ऐसे पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। इसका परीक्षण भी हम साधारण सी विधियों से कर सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? अगर आप टेस्ट करें, अगर अपने स्कूल में या फिर अपने घर में पेरेंट्स के साथ अगर आप टेस्ट करें और अगर आपको ऐसा कोई पोषक तत्व मिलता है जिसमें कोई भी पोषक तत्व, ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ मिलता है जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। उस पोषक तत्व का, उस पदार्थ का नाम ज़रूर लिखिएगा। अब जो ये पोषक तत्व हैं, ये हमारे शरीर में करते क्या हैं, क्यों हमें इन्हें लेने की ज़रूरत होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी बॉडी में करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, और जो वसा है, वसा भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन इन दोनों में ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? इन दोनों में ज़्यादा एनर्जी हमें वसा प्रोवाइड करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? जो
ऐसा भोजन जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ऊर्जा देने वाला भोजन। इसे हम याद करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कहते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि मतलब होता है हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए, और हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन ज़रूरी होता है। अब हम प्रोटीन युक्त भोजन को कहते क्या हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को हम कहते हैं शरीर वर्धक भोजन। अभी इसके पहले हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। लेकिन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन। इसी क्रम में विटामिन जो होते हैं, विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं? विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं, जैसे हमारी आँख हैं, हमारी हड्डियाँ हैं, हमारे दांत हैं, मसूड़े हैं, इन सभी अंगों को स्वस्थ रखने में विटामिन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बहुत महत्वपूर्ण मतलब काम होता है विटामिन्स का। विटामिन्स के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इन विटामिन्स के बारे में, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और इन विटामिन्स की कमी से हमें कौन से रोग हो जाते हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अब जो विटामिन बी होता है, ये जो विटामिन बी है, ये बहुत सारे विटामिन्स का समूह होता है। मतलब 8 विटामिन्स का समूह होता है। तो इसीलिए विटामिन बी को हम क्या कहते हैं? विटामिन बी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं? विटामिन्स की जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। जिस मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की आवश्यकता है, उतनी ही मात्रा में हमें विटामिन्स की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन कुछ मात्रा में आवश्यकता ज़रूर होती है, और अगर जो कम मात्रा में ज़रूरी है, अगर हम उसे भी ना लें तो हमारे शरीर में ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। जैसे कि विटामिन ए हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी जो है, ये रोगों से लड़ने के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए ये बहुत मददगार होता है। और जो विटामिन डी है, ये हमारी हड्डियों और दांतों के लिए, मजबूत हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में सहायता करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ये जो पोषक तत्व हैं, ये हमारे शरीर में करते क्या हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। और जो प्रोटीन है, ये हमारे शरीर की टूट फूट से मरम्मत करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन। और विटामिन्स हमारे शरीर में क्या करते हैं? विटामिन्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखने में शरीर की सहायता करते हैं। अब जिस प्रकार हमारे शरीर को कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में विटामिन्स की ज़रूरत होती है, उतनी ही कम मात्रा में, मतलब थोड़ी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम मात्रा में हमें खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। अब ये खनिज लवण हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं? ये हमारे शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर में खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। अब अधिकांश जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमारा फूड होता है, खाद्य पदार्थ का मतलब जो हम खाते हैं, जिस चीज़ को हम खा सकते हैं, जो हमारे खाने योग्य है, उसे हम कहते हैं खाद्य पदार्थ। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एक से अधिक खाद्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे अगर हमने किसी एक फूड में टेस्ट किया, तो उसमें कोई भी एक ऐसा पोषक तत्व होगा जो बहुत अधिक मात्रा में होगा, जो दूसरे पोषक तत्वों में कम मात्रा में होगा। जैसे चावल का उदाहरण अगर हम देखते हैं, चावल का अगर हम परीक्षण करें, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। मतलब ये दूसरे पोषक तत्वों, दूसरे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनसे कई अधिक होता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो ये चावल है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक समृद्ध स्रोत है। मतलब जिस चीज़ में जो मात्रा बहुत हाई क्वांटिटी में है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसे हम कहते हैं कि ये उस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है। अब इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जो हमने अभी तक पढ़ा, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, कैसे हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों का भी नाम हमने पढ़ा था, आहारी
रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो आहारी रेशे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रुक्षांश के नाम से जानते हैं। और ये हमें मिलते कहाँ से हैं, तो ये मिलते हमें कहाँ से हैं, पादप उत्पादों से। मतलब ऐसे उत्पाद जो पौधों से हमें मिलते हैं उनमें रुक्षांश होते हैं। ठीक है, उनमें रुक्षांश की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। अब जैसे अगर हम इसमें देखें कि रुक्षांश हमें किस किस चीज़ों से मिल सकते हैं। अब पादप उत्पादों से तो मिलते हैं, लेकिन पादप उत्पादों में भी किन चीज़ों से, तो जैसे कि जो साबुत खाद्यान्न, जो साबुत अनाज होता है उससे, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, अगर हम इन चीज़ों को अपने भोजन में ग्रहण करते हैं तो हमें उन चीज़ों से रुक्षांश मिलते हैं। अब ये रुक्षांश क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। अब भाई पोषक प्रदान नहीं कर रहे तो हम इन्हें खाएं क्यों, फल क्यों खाएं, सब्जियां क्यों खाएं, सिर्फ टेस्ट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, इनका कुछ तो काम होगा। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर से जो बिना पचा हुआ भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अब जल, अब आप सोचेंगे कि हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें जल कैसे उपस्थित होता है। तो आपने कई बार अपने घरों में अपनी मम्मी को या और किसी को देखा होगा कि जैसे अगर हम ककड़ी काट के रखते हैं या फिर लौकी काट कर रखते हैं तो उसमें से कुछ देर बाद थोड़ा पानी निकलने लग जाता है, पानी अलग हो जाता है और जो लौकी रहती है वो अलग दिखने लग जाती है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि भोज्य पदार्थों में, कच्ची सामग्रियों में कुछ मात्रा में पानी भी उपस्थित होता है। तो अब ये पानी हमारे शरीर में क्या करता है, पानी जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो पानी से ही बना हुआ है। जो ये जल है, ये जल क्या करते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, जो हमने खाना खाया है उससे हमें जो पोषक तत्व मिले हैं उससे उन पोषक तत्वों को हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित, अवशोषित मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, मतलब उस चीज़ को शरीर में एब्जॉर्ब कर लेना। तो उस चीज़ में क्या मदद करता है, कौन सा पोषक तत्व, जल। जल इस चीज़ में मदद करता है। अब कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें क्या करता है, मूत्र और पसीने से, शरीर के मूत्र और पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। हमारे शरीर को जितने भी जल की आवश्यकता होती है हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती हैं जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। जैसे कि पानी हो गया, जो हम पानी पीते हैं, दूध, चाय, ये सभी चीज़ें जो हम लेते हैं इससे हमें पानी प्राप्त होता है, मतलब हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जब हम खाना पकाते हैं, सब्जी को पकाते हैं या आटा गूंदते हैं तो उस चीज़ में भी हम क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। तो उस रूप में भी पानी हमारे शरीर में कुछ मात्रा में ही भली लेकिन जाता ज़रूर है। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आया होगा कि हम कैसे किसी भोज्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व उपस्थित है इसकी जांच कर सकते हैं, और ये पोषक तत्व हमारे शरीर में करते क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, किस किस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। हम सब खाना तो खाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि संतुलित आहार का मतलब क्या होता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। आहार का मतलब होता है, देखिए पहले हम इस शब्द को तोड़कर पढ़ते हैं। संतुलित आहार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला है संतुलित और दूसरा है आहार। तो ये जो आहार होता है, इस आहार का मतलब होता है कि पूरे दिन में हमने जो कुछ भी खाया है, जो कुछ भी, एनीथिंग वी ईट, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आहार। और ये जो आहार है ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारे शरीर की वृद्धि करता है और हमारे शरीर को हमारा अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। क्या अगर हम कुछ भी खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व उस मात्रा में उपस्थित नहीं है जितनी हमें आवश्यकता है, तो क्या उसे हम एक अच्छा आहार कहेंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि अगर हम कुछ भी डाइट खा रहे हैं, जैसे जंक फूड खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, तो क्या इसे हम संतुलित आहार कहेंगे? इसके बारे में आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे अगर हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों की उतनी मात्रा में मतलब उपलब्धता नहीं है, उतनी मात्रा में वो उपलब्ध नहीं है जितनी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता है, तो उसे हम अच्छा आहार नहीं कहेंगे, उसे हम संतुलित आहार नहीं कहेंगे। अब संतुलित आहार का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, ना तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। ऐसा नहीं कि हमने सोचे कि चलो आज ही बहुत सारे पोषक तत्व ले लेते तो आज हमने बहुत सारा खाना खा लिया, ऐसा नहीं करना है। पोषक तत्व बिल्कुल
मतलब संतुलित मात्रा में होने चाहिए, ना ही आवश्यकता से अधिक और ना ही उससे कम होने चाहिए। अगर हम ऐसा बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर हम ऐसा फूड खाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम संतुलित आहार। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी, वसा भी, रुक्षांश, जल, विटामिन, ये सारे पोषक तत्व जब हमारे भोजन में उपस्थित होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट रखते हैं तो बहुत ही कम संभावना होती है कि हम किसी भी रोग से बीमार। अब आपको क्या लगता है कि जो आप हैं जैसे घर में, या आपसे कोई बड़ा है आपके घर में, तो आप एक बालक हैं या बालिका हैं, और आपके घर में जो जैसे आपके मम्मी पापा दादा दादी हैं, तो क्या आपको और आपके पापा को एक जैसी डाइट लेने की ज़रूरत है, एक जैसे आहार की आवश्यकता है, या आपके पापा को और आपके दादा को, जो आपके दादाजी हैं, क्या उन्हें एक जैसे भोजन की आवश्यकता है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आप ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन को पकाते समय भी कुछ पोषक तत्व उसमें से नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि जब हम पोषक तत्व भोजन को पकाते हैं तो भोजन को पकाते समय भी उसमें कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भोजन को पकाना नहीं चाहिए, कच्चा ही खा लेना चाहिए जिससे उसमें पोषक तत्व बने रहें? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जब भी हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन में से कुछ आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे हम चावल को जब धोते हैं तो चावल को धोने से उसमें जो विटामिन बी उपस्थित होता है, विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से जो विटामिन बी उपस्थित होता है वो कुछ मात्रा में नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो विटामिन सी है ये ऊष्मारोधी विटामिन है, इसे ऊष्मारोधी विटामिन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा विटामिन जो कि गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। तो अब अगर हम किसी चीज़ को पका रहे हैं और उसमें अगर विटामिन सी उपस्थित है तो पकाने पे वो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें भोजन को पकाना ही पड़ता है क्योंकि ये विटामिन कुछ मात्रा में नष्ट होते हैं, पूरी मात्रा में नष्ट नहीं होते हैं। अब जैसे अगर अब आपको क्या लगता है कि अगर हमें संतुलित आहार लेना है तो क्या हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है? क्या हम बहुत महंगा खाना खाएंगे तभी हमें संतुलित बैलेंस डाइट मिल सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें संतुलित आहार लेना है तो कुछ हम साधारण सी चीज़ें जो हमारे घर में डेली में यूज़ होती हैं, अगर हम उन्हें एक सही मात्रा में लें तो उससे भी हम संतुलित आहार कर सकते हैं। जैसे दाल हम हमारे घर में खाते ही हैं, मूंगफली, सोयाबीन, सोयाबीन जो है ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। अंकुरित बीज जो कि स्प्राउट बोलते हैं, किण्वित भोजन जो कि जैसे इडली डोसा जिससे बनता है, दक्षिण भारत में इसका मुख्यतः यूज़ होता है। आजकल तो सभी जगह खाया जाने लगा है डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये सब है। और अगर जैसे हम देखें आटे से बने हुए जो मिश्रण होते हैं, जैसे कि ये मिस्सी रोटी, थेपला, ये सब अगर हम हमारे भोजन में इंक्लूड करते हैं तो हम हमारे भोजन को संतुलित आहार बना सकते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम हमारे भोजन में सिर्फ एक ही पोषक तत्व को ग्रहण करें? पोषक तत्व, जैसा कि अभी अब आप समझने लगे होंगे कि पोषक तत्व का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अगर हम हमारे भोजन में सिर्फ एक ही प्रकार के पोषक तत्व को ग्रहण करें, सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, सिर्फ वसा खाएं या सिर्फ प्रोटीन खाएं, तो क्या इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? आई होप इसका आंसर आप ज़रूर दे सकते हैं अब, क्योंकि अभी इसके पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो संतुलित आहार होता है उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। सिर्फ एक ही प्रकार का पोषक तत्व अगर उपस्थित है तो ये कुछ मात्रा में, मतलब हमारे लिए हानिकारक है। ये हमें बहुत से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न कर सकता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि अगर हम हमारे भोजन में सिर्फ एक ही प्रकार के पोषक तत्वों को इंक्लूड करते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार का भोजन हम खाते हैं, तो उससे हमारे शरीर को क्या नुकसान। देखिए, ये एक बच्चा है बूझो, इसका नाम क्या है, बूझो। अब ये बूझो ने क्या किया, बूझो ने सोचा कि मुझे कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो वसा है, वसा से मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसने सोचा कि
अब बच्चा है ये, तो इसने क्या दिमाग लगाया, इसने ये सोचा कि अगर मैं वसा युक्त भोजन खाऊंगा, मतलब ऐसा भोजन खाऊंगा जिसमें वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में है और सिर्फ वसा ही वसा है, तो मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगा, मुझ में ज़्यादा एनर्जी होगी, मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊंगा। तो इसने क्या किया कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा, मतलब एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाने की अपेक्षा, जैसे कि मैंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करता है, तो इसने क्या किया कि ऐसी सारी चीज़ें खाई जिससे क्या मिलता है, इसको वसा भरपूर मात्रा में मिले। तो इसने क्या किया, इसने समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, आई होप आपके मुंह में, आपकी जीभ में पानी नहीं आया होगा ये सब सुन के। तो वसा युक्त भोजन खाया। अब क्या हुआ बूझो को, ऐसा खाने के बाद ये ऐसा मोटू सा हो गया। पहले ये थोड़ा दुबला था, अब इसका देखिए इसका पेट कैसा हो गया, मोटू सा हो गया। तो ये होता है कि अगर हम हमारे भोजन में वसा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे क्या होता है, ये हमारे शरीर में अत्यधिक मोटापा का कारण बनता है। जब हमारे शरीर में अत्यधिक मोटापा होता है तो ये हमारे शरीर में कई और बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे कि बीपी, थायराइड, ये सब जो बीमारियां होती हैं ये मोटापे के कारण होती है। हम जल्दी थक जाते हैं किसी भी। अब ये बूझो ने क्या सोचा था कि मैं एनर्जी ज़्यादा लेके ज़्यादा काम कर पाऊंगा, अब ये इतना मोटू सा हो गया है कि ये काम ही नहीं कर पा रहा है, जल्दी काम करने में थक जा रहा है। तो यही नुकसान होता है हमारे शरीर में। तो ज़रूरी है कि हम हमारे भोजन में संतुलित डाइट या संतुलित आहार का सेवन करें, ना कि किसी सिर्फ एक पोषक तत्व का। अब हम देखते हैं कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। अभाव मतलब होता है कमी। इस शब्द को हम समझने का प्रयास करते हैं। अभाव का मतलब क्या होता है, अभाव का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी, और जन्य का मतलब होता है पैदा होना, मतलब, और रोग तो हम सभी जानते ही हैं, बीमारी। तो किसी चीज़ की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभाव जन्य रोग। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है खाने में, मतलब वो भोजन तो एकदम पर्याप्त ले रहा है, जितनी उसके शरीर को ज़रूरत है उतनी ही ले रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं कर रहा है, भोजन पर्याप्त ले रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है, किसी एक पोषक तत्व की कमी कर दे रहा है शरीर में, कि ये जैसे या तो कार्बोहाइड्रेट की कमी कर दे रहा है या प्रोटीन की कमी कर दे रहा है, किसी भी एक पोषक तत्व की कमी कर दे रहा है। अब ये कुछ दिनों की बात हो तो चलो ठीक है, शरीर भी मैनेज कर लेगा कि भाई चलो ठीक है ये नहीं खा रहा है, इसका मन नहीं होगा। लेकिन अगर ये काम लंबे समय तक चलता रहा, लंबे समय तक एक व्यक्ति अगर अपने भोजन में किसी एक विशेष पोषक तत्व, मतलब या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोषक तत्व, आई होप अब आप समझने लगे होंगे, अगर किसी एक पोषक तत्व की लंबे समय तक अगर कमी कर रहा है तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में उस चीज़ की कमी पैदा हो जाएगी, और उस अभाव से हमारा शरीर जब ग्रसित होगा, मतलब प्रभावित होगा हमारा शरीर उस चीज़ से, तो हमारे शरीर में अनेक रोग और विकृतियाँ, मतलब ये है कि अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हमें उत्पन्न होने लग जाएंगी। जैसे कि अगर हम हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं लेते हैं, प्रोटीन लंबे समय तक अगर हम प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो इससे हमारे शरीर में क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, हमारे शरीर में रूखापन देखने को मिलने लगेगा, कि हमारा शरीर जो चेहरा है, चेहरे पर क्या दिखने लग जाएगी, चेहरे पर सूजन दिखने लग जाएगी, बालों का जो रंग है, बालों का रंग उड़ने लग जाएगा, त्वचा की बीमारी, जैसे जो हमारी त्वचा में जो चिकनाई होती है वो मुख्यतः किससे होती है, वसा से होती है। और अगर हम ऐसा भोजन नहीं लेते हैं जिसमें वसा की कमी है तो ये हमारे शरीर, ये हमारी त्वचा को रूखा कर देगा। यही कहते हैं अभावजन्य रोग। किसी भी पोषक तत्व, या तो ये विटामिन की कमी से भी हो सकते हैं और खनिज लवणों की कमी से भी हो सकते हैं। तो विटामिन अगर हम हमारे शरीर में, आई होप आपको अभावजन्य रोग समझ आया होगा कि किसी एक पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी कर देना या लंबे समय तक किसी एक पोषक तत्व को ग्रहण ना करने से हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहेंगे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि विटामिन और खनिज लवणों की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग उत्पन्न हो। विटामिन ए, अब देखिए इनका क्या है, इनका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम मतलब आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी कि क्या होता है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आपका एक घर का नाम होता है, जैसे कि चिंटू, पिंटू, इस टाइप से, और एक बाहर का नाम होता है अच्छा स्टैंडर्ड वाला, राहुल, और
इस टाइप से, मतलब जो एक बाहर का जो आपका स्कूल का नाम है, तो जो ये रासायनिक नाम है वो आपके वो इनके विटामिन के स्कूल के नाम है। और जो ये विटामिन ए बी सी हम बोल रहे हैं ये नॉर्मली चिंटू पिंटू वाले नाम है। तो जो ये रासायनिक नाम है विटामिन ई का जो स्टैंडर्ड नेम है, मतलब इसका स्कूल का नाम क्या है, थाइमीन, इसे थाइमीन कहते हैं। अब इसकी कमी से हमें क्या होता है, इसकी विटामिन ए जो है ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विटामिन ए की देखिए, जिस चीज़ के लिए जो जैसे विटामिन ए है वो हमारी आँखों के लिए अच्छा है, अगर इस चीज़ की हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारा कौन सा अंग प्रभावित होगा, जिस चीज़ के लिए अच्छा है तो हमारी आँखें प्रभावित होंगी। अब इसके स्रोत क्या हैं, हम विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर हम गाजर खाते हैं, गाजर एक समृद्ध स्रोत है विटामिन ए का। टमाटर खाते हैं, पालक खाते हैं या जूस पीते हैं, अंडा खाते हैं तो उसमें विटामिन ए उपस्थित होता है। जिस चीज़ में वो ये विटामिन उपस्थित है उन्हें हम उनके स्रोत कहते हैं। अब विटामिन बी 1, ये इमेज थोड़ा आगे पीछे हो गई है। विटामिन बी 1 जैसे कि हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। तो विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 ऐसे इनके अलग अलग नाम होते हैं। अभी हम सिर्फ विटामिन बी 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन बी 1, बी से बेरी बेरी, बी से आपको क्या याद रखना है, बेरी बेरी। तो ये क्या करता है हमारे शरीर में, अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी दुर्बल, दुर्बल मतलब कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है हमें। इसके स्रोत बहुत सारे हैं, सब्जियां हैं या फिर अंकुरित अनाज है। ये इसकी इमेज नहीं है, ये विटामिन सी के लिए इमेज दी हुई है। अब विटामिन सी, विटामिन सी के लिए क्या है, सॉरी, विटामिन सी, विटामिन सी, सी से स्कर्वी, देखिए इनके नाम बिल्कुल मिलते जुलते हुए हैं। विटामिन ए थाइमीन, सिर्फ इसको आपको याद रखना है, विटामिन ए थाइमीन। बी 1 बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये जो स्कर्वी है ये हमें मसूड़, जो हमारे मसूड़े हैं उनके लिए ये अच्छा होता है। अगर इनकी कमी होती है तो हमारे मसूड़े से खून निकलने लग जाता है और हमारे जो घाव होते हैं, अगर जैसे हमें कोई चोट लग गई है तो ये घाव भरने में बहुत अधिक समय लगता है। तो ये जो विटामिन सी है ये हमारे घाव भरने में सहायक होता है। तो अगर इसकी कमी होती है हमारे शरीर में तो किसी भी घाव को भरने में ज़्यादा समय लगता है। अब ये हमें मिलता कहाँ से है, तो ये विटामिन सी का है। ये विटामिन सी के स्रोत लिखे हुए हैं कि विटामिन सी हमें मिलता कहाँ से है। तो विटामिन सी हमें मुख्यतः खट्टे फलों से मिलता है, जैसे आंवला, कीवी, ऑरेंज, ये अजाम, मुख्यतः खट्टे फलों से मिलता है और कुछ मात्रा में हमें और भी चीज़ों से मिलता है। अब जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी, विटामिन डी देखिए ये हमारे हड्डी मतलब कैल्शियम, हमारी बोन्स किससे बनती हैं, कैल्शियम से। तो जो विटामिन डी है ये मुख्यतः हमें मिलता है धूप से। अगर हम धूप में जाते हैं तो विटामिन डी हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। इसीलिए धूप में पर्याप्त मात्रा में हमें बाहर निकलना चाहिए जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिल सके। अब विटामिन डी का देखिए नाम कैसा है इसका, कैल्सीफेरॉल। तो देखिए विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है ये, तो इसका नाम किससे स्टार्ट होगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अब अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होती है तो क्या होता है, हमारी जो हड्डियां हैं, जो हमारी अस्थियां हैं वो कैसी होती हैं, मुड़ जाती हैं। और जो हमारे जो दांत है, देखिए जो जो चीज़ हमारे शरीर में कैल्शियम से बनी हुई है, जैसे हमारे बोन्स हैं, हमारे दांत हैं, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो विटामिन डी का नाम हम याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। ये मुख्यतः तो हमें मिलता है धूप से, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम कहीं से प्राप्त करना चाहें तो मशरूम है, मछली है और अंडे का जो योक होता है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई, विटामिन ई के बारे में शो नहीं हो रहा है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो कैसा है, टोकोफेरॉल। ओके, टोकोमत, विटामिन ई को टोकोमत, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि ब्यूटी बनना है मुझे, इसके लिए मुझे कोई टोके ना, तो टोकोफेरॉल। अब विटामिन ई हमें मिलता कहाँ से है, तो ये हमें बादाम से, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनसे, एवाकाडो से और सनफ्लावर ऑयल से। एवाकाडो एक फूड होता है जिससे हमें विटामिन ई मिलता है। अब हमारे शरीर में कुछ अगर जैसे कुछ जो खनिज लवण है अगर उनकी कमी हो जाती है तो उनसे हमें क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आयोडीन, जो हमें मुख्यतः मिलते किससे है, नमक से। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती तो हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, गोइटर। गोइटर मतलब आपने कई लोगों का देखा होगा कि गला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसे ही कहते हैं गोइटर रोग।
इसमें होता क्या है, गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो उसमें सूजन आ जाती है, मतलब बहुत मोटा गला दिखने लग जाता है। और बच्चों में इसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी से मानसिक विकलांगता हो जाती है, मतलब मानसिक रूप से वो उतने सक्षम नहीं रहते हैं जैसे कि नॉर्मल बच्चे होते हैं। और लोह मतलब आयरन, आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब अरक्तता, मतलब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाना, इसे हम कहते हैं अरक्तता। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये जो पार्ट है ये बड़ा था, 2 पार्ट में करके बनाने से क्या होता है कि फिर उतनी लिंक नहीं बन पाती है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और जिससे कि आपको पार्ट पूरा समझ में आए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।